तो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है हमारे साथ रिक सिंघा, जिन्होंने JRF AIR 36 हासिल की है अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन रिक सिंघा। सबसे पहले तो मैं यही पूछना हम्म, चाहूंगा आपसे कि भाई आपको कैसा लग रहा है JRF हासिल करने के बाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत करके जो मिलता है तो वो एक अलग ही फीलिंग्स देता है। वो बहुत खुशी देता है अलग टाइप से। तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए, तो सबसे पहले रिक सिंघा जी, मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन एक बार दे दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, और किस किस तरह से आपने अभी तक जर्नी आपकी रही है। मैं अपना ग्रेजुएशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने आईआईटी जेम देने के बाद मैंने चला गया एनआईटी जमशेदपुर। और एनआईटी जमशेदपुर से मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया। तो उसके बाद अभी प्रोजेक्ट में हूँ अभी सीएसआई लैब में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी में 1.5 साल से। ओके। तो जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रिक सिंघा मेरे दोस्त भी हैं। तो हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भैया आपका इस बार JRF हो गया है। तो एक बार आप बता थैंक यू दीजिए सर। कि भाई आपकी जर्नी किस तरह से रही, आपने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी MSc के ड्यूरेशन में। तो एक बार आप मुझे एक बार इसके बारे में बता दीजिए। हाँ, एमएससी के टाइम मेरा सबसे बढ़िया जो प्रॉब्लम था, मैंने ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत मतलब फोकस्ड हो गया था। तो इसीलिए मेरा रूममेट भी मुझे बहुत बार बोलने का कोशिश किया कि ऑर्गेनिक के पीछे मत भाग, बाकी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे कि तेरा ये सिर्फ मतलब ऑर्गेनिक से नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है पर ऑर्गेनिक कभी भी तुझसे धोखा दे सकता है। तो ये चीज मैंने पहले सुना नहीं था, तो मैंने पहला जो 2 अटेम्प्ट था वो मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक के चक्कर में ही दिया था। पहले तो मैंने कुछ पढ़ के नहीं गया था। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दिए दिया था। बट उसके बाद मैंने थोड़ा रियलाइज किया कि नहीं, ऑर्गेनिक के भरोसे में नहीं रह सकता हूँ और इससे नहीं होने वाला है कुछ। तो फिर से मैंने शुरू किया कि मैं थोड़ा इनऑर्गेनिक फिजिकल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया। तो उसके बाद मेरा पहला जो हार्ड वर्क करके मेहनत था वो पहला अटेम्प्ट था मेरा, आई थिंक June 24 का अटेम्प्ट। तो उसमें मेरा बहुत कम ही मार्क्स आया था, 85। तो उस टाइम बहुत कट ऑफ चल गया था, आई थिंक 111। तो मेरा रूममेट भी उस टाइम दिया था। तो वो बहुत अच्छे एग्जाम दिया, उसका 3 नंबर के लिए नहीं हुआ उस टाइम। तो उसके बाद हम फिर से एग्जाम दिए। मैंने दिसंबर 24 में मैंने एग्जाम नहीं दे पाया, मैं 2 महीने लेट हुआ तो मुझे एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया गया था। और मेरा उस टाइम मेरा रूममेट का AR 5 आया था, जो मुझे बहुत खुशी हुआ था उस टाइम। मतलब बहुत ही खुशी है, सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रैंक हासिल किया। और उसके बाद मैंने जब फोर्थ अटेम्प्ट दिया अपना, तो उस टाइम मेरा 90.5 आया था। और मैंने 0.5 के लिए एरिस मेरा रुक गया था। तो उस टाइम से मेरा जो रूममेट था वो काफी मुझे इस टाइम में भरोसा दिया। और लास्ट में मैं जब इस अटेम्प्ट को देने गया था तो मुझे 106.5 आया था। और इसमें मेरा था रैंक आ गया 36। अभी तो इसमें मेरा एक जो रूममेट है, क्योंकि ऐसे मैं दोनों के साथ थोड़ा बहुत टच में था, वो दोनों मुझे बहुत हेल्प किए इस जर्नी में, मेंटली बहुत मोटिवेशन दिए। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था वो मेरे लिए। ओके, तो जैसे कि आपने बताया भाई आपके फ्रेंड्स ने आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया, आपकी हेल्प की। तो जैसे कि आपने IIT जैम देके NIT जमशेदपुर में एडमिशन लिया था, तो IIT जैम के बाद ही आपने हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या फिर आपने MSc के बाद से ही प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की थी, या फिर आपने जैसे आपने बताया कि MSc में आपने पहले मैंने बेसिक बेसिक ही जानकारी ली थी, बस ज़्यादा अच्छी से नेट की प्रिपरेशन की नहीं थी। तो कैसे आपकी ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। एमएससी में ज्वाइन होने से पहले तो मुझे इतना पता नहीं था नेट के बारे में क्या होता है इतना। बस गेट के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, नेट के बारे में तो ज्यादा कुछ सुना नहीं था। बट एमएससी में जाने के बाद जब बाहर की जो बहुत और दोस्त के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया, उस टाइम मुझे पता चला कि नेट ना कुछ एग्जाम होता है। तो तब मैंने एग्जाम देना स्टार्ट किया, मतलब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो मैंने को थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, कोर्सेस लिया। तो तब पता चला कि हाँ ऐसे होता है। तो पहले तो ज्यादा पढ़ाई करके नहीं जाता था, पहले ही बोला कि मैंने ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा फोकस। तो ऐसे तो उसलिए मेरा नहीं हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा 62 ही फीस आया, सिर्फ आया। तो ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा बहुत धीरे धीरे शुरू हो गया मेरा प्रिपरेशन। तो जैसे आपका एक्सपीरियंस आपने बताया, तो मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे IIT जैम में आप जब तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं आपको एक एज मिल जाता है, क्योंकि IIT जैम में बच्चा काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ता ही है।
और उसके बाद फिर उसे सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करने में कहीं ना कहीं शायद उसको हेल्प मिलती है। तो क्या आपको आईटी जैम के बाद प्रिपरेशन करते वक्त कुछ हेल्प मिली थी उससे, या फिर आपको लगा कि नहीं मैंने अलग से ही पूरा शुरू से प्रिपेयर किया था? सर एक्चुअली मैं बोलूंगा कि आईआईटी जैम और नेट के लिए जो प्रिपरेशन है ना वो अलग नहीं करना चाहिए। मैं अकॉर्डिंगली जो मैंने गलती किया, तो मैं मानता हूँ कि अब पहले जो बीएससी के थर्ड ईयर में रहते हो, तब आपको जो कोर्स लेना है वो नेट के लिए लेना है। मेरा मानना, वैसे तो वो दूसरे एक बार के लिए आईआईटी जैम के लिए अलग कोर्स और नेट के लिए अलग कोर्स ले सकते हैं, वो उनका मर्जी है। बट मैं मानता हूँ कि एक बार नेट के लिए जो कोर्स होता है वो लेने के बाद वो आईआईटी से हम बहुत अच्छे से निकल पाते, बहुत अच्छे रैंक के साथ, और नेट के लिए भी बहुत पहले जा सकते हैं, बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर रह सकते कि उनको एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही बहुत हेल्प मिले। ये मेरा मानना है। तो जैसे कि आपने बताया आपने एमएससी अपनी एनआईटी जमशेदपुर से की है, तो एनआईटी हम्म। जमशेदपुर का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल 2 साल का, और उसमें आपने किस तरीके से अपनी एनआईटी के अंदर ही एमएससी की प्रिपरेशन की थी और साथ साथ एनआई नेट के लिए भी तैयारी करनी थी, तो आपने किस तरीके से इस सबको मैनेज किया, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दीजिए। सर एक्चुअली नेट के लिए तो मैंने इतना कुछ कर नहीं पाया था, बस अपना नोट्स ही तैयार कर पाया था, ये तो नहीं कर पाया था उस टाइम, क्योंकि कोर्सेस रहता है, अपना एग्जाम भी रहता है, तो ज्यादा हो नहीं, तो पहले बाहर भी जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर की दुनिया भी देखा, तो इसीलिए बाहर से वो तैयार कर पाया था। और उसको अच्छे तरीके से पढ़ना वो मेरे से नहीं हो पाया, वो मेरा एमएससी के बाद ही हो पाया ठीक तरीके से। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये मिथ रहता है कि जो बच्चे एनआईटी और आईआईटीज के होते हैं बस वही सीएसआर नेट या गेट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को निकाल लेते हैं बड़े आराम से, लेकिन जो नॉर्मल कॉलेज के बच्चे होते हैं वो नहीं निकाल पाते। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आईआईटी और एनआईटी के बच्चे कहीं ना कहीं इस एग्जाम को इजिली निकाल लेते हैं, वो ही निकाल पाते हैं, बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये? एक्चुअली उन्हीं बच्चों का हर एग्जाम निकलता है जो हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करते, और जो हमेशा उनके जो गोल उनके दिमाग में रहता है। कोई आईआईटी एनआईटी कुछ भी नहीं मैटर करता है। हाँ, आप शायद थोड़ा बहुत अलग इन्वायरमेंट पे रहते हो, बट इसके साथ एग्जाम का कोई भी लेना देना नहीं है। हर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंसिस्टेंसी और आपका गोल। आपका गोल है नेट क्वालिफाई होना बहुत अच्छे नंबर के साथ और रैंक के साथ, तो आप किसी भी जगह कोने से निकल सकते हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि मेरा ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था, आपका ये चौथा या पांचवा अटेम्प्ट था, तो आपका करेक्ट जैसे सर। लास्ट लास्ट एग्जाम में भी आप कह रहे हैं कि 0.5 मार्क्स से मैं नेट एलएस से रह गया था। तो इतने टाइम तक आपने एग्जाम दिया तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन तो आती ही है, तो इस डीमोटिवेशन को आपने किस तरीके से ऑब्वियसली आता हैंडल है सर। किया? सर एक्चुअली डिमोटिवेशन मेरे पास कभी आया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये मुझे करना है, आज नहीं तो कल मुझे करना ही होगा। तो उसके साथ साथ मैंने पहले भी बोला, मेरा एक ही दोस्त से मेरा बात होता था, वो मेरा रूममेट, वो मुझे हमेशा डिमोटिवेट जब होता तो नहीं था वैसा जितना भी, तो इसलिए मैंने आज तक भी उस एग्जाम के लिए लड़ाई करता रहा। बट जब मुझे थोड़ा बहुत मतलब अकेले बोर फील होता था, तब मैं उससे बात कर लेता एग्जाम को लेकर, क्या कैसे करना है ना करना है, तो वो बहुत अच्छे से मुझे हेल्प कर ले देता उस टाइम। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात है आपके दोस्त ने इतनी हेल्प की है आपकी, और कहीं ना कहीं आप भी उस पर इतना भरोसा रखते हैं कि आपने उससे पूछा हर चीज में। तो मैं अगला क्वेश्चन ऑब्वियसली। यही पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने नेट का एग्जाम दिया था, तो क्या आपने सिर्फ फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, जैसे आपने पहले गलती की थी कि ऑर्गेनिक को ही बहुत ज्यादा फोकस में रखा था, तो जब आपने इस बार एग्जाम दिया तो क्या आपने इस बार भी फिजिकल या ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ये तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर ध्यान दिया, या फिर कोई दो सब्जेक्ट्स के साथ आप गए थे, या फिर प्रॉपर इस बार भी ऑर्गेनिक के साथ ही आप जंप कर गए थे एग्जाम में? नो नो, एक्चुअली ऑर्गेनिक जब पहले मैंने शुरू में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया था, तो ऑर्गेनिक मेरा थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था, और ऐसे भी मैंने ऑर्गेनिक लैब में ही काम करता हूँ, तो ऑर्गेनिक का नॉलेज मुझे पहले से तो और भी स्ट्रॉन्ग अच्छे से हो गया। अब मुझे फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी बैलेंस तरीके से मैंने प्रिपरेशन किया, और मैंने जितना भी हो सके थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने नहीं छोड़ा, हर चैप्टर मैंने किया जो वैसे थोड़ा बहुत अच्छा वेटेज रखता है नेट के एग्जाम में, तो इस हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर ही किया, कोई चैप्टर मैंने छोड़ा नहीं, तो यही करके हो गया। तो जैसे कि देख लीजिए आप रिक से भी सुन सकते हैं ये बात, तो मैं भी यही बात आपको बताता रहता हूँ कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तीनों डोमेन में बिल्कुल 100% करके जाएं तभी आपका एग्जाम निकलता है। अगर आप एक या दो डोमेन्स को भी छोड़ दें, अगर एक डोमेन्स को छोड़ के उसको बस कच्चा पक्का भी पढ़ लें, 40-50% भी कर लें, तो आपका एग्जाम आराम से निकल जाता है। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जैसे एग्जाम को जब अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया,
तो पार्ट बी, सी और ए, इन तीनों को आपने किस तरीके से मैनेज किया? आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से था और आपने इसको अटेम्प्ट किस तरीके से किया? सर ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोलना भी चाहिए कोई भी एस्पिरेंट को, कि पहले जब मैंने एग्जाम देता रहा तो मेरा 1.5 घंटे में पार्ट सी कंप्लीट हो जाता था। मैं इसी अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ जब से मेरा 85 मार्क्स आना शुरू हुआ। 85 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था उस टाइम मेरा क्या हुआ था कि 1.5 घंटे में मेरा पार्ट सी खत्म हो गया था। मैंने पार्ट बी को देखा, पार्ट बी से किया, और पार्ट ए में मेरा पहले से ही कच्चा था, तो पार्ट ए में इतना कर नहीं पाता था। तो पार्ट सी बहुत पहले हो जाता था, पार्ट ए बी में थोड़ा आराम से कर पाता था। बट जब मैं जून 25 का अटेम्प्ट दिया तब से क्या हो गया कि पार्ट सी बहुत लेंदी लेंदी होने लगा। उसमें कम से कम 2 घंटे से ज्यादा लगने लगा, और इसलिए हम्म। पार्ट बी में थोड़ा कम टाइम मिलना शुरू हो गया। तो इसलिए बच्चे का दिमाग में ये होता कि पार्ट बी भी करना है। तो पार्ट बी जब करते थे तो उस टाइम साइकोलॉजिकली बहुत क्वेश्चन गलत होता था, तो इसलिए नंबर कट ऑफ कम जाने लगा मेरा अकॉर्डिंग। तो पार्ट बी में थोड़ा कम टाइम मिलना, थोड़ा पार्ट ए भी थोड़ा मुश्किल के साइड में आ जाना, तो ये सब थोड़ा बहुत बहुत ही चेंजेस कर रहा है पैटर्न को। तो पार्ट सी मैंने पहले से ही करना शुरू किया, बट पार्ट सी में मेरा 2 घंटे से ज्यादा लगता था। अभी भी इस अटेम्प्ट में मेरा कम से कम 2 घंटा 20 मिनट लग गया पार्ट सी में। तो पार्ट बी मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया, और पार्ट ए में तो कर ही नहीं पाया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाया। तो रिक, मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि पार्ट सी करना चाहिए, फिर बी, फिर ए करना चाहिए। तो पार्ट ए, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरे सिर्फ दो ही क्वेश्चन हो पाए थे, तो पार्ट ए अगर किसी का स्ट्रांग है तो क्या उसे पार्ट ए से स्टार्ट करना चाहिए? और अगर पार्ट ए हम करके ही ना जाए, पार्ट ए अगर हम पूरी तरह से छोड़ दे रहे हैं, या फिर पार्ट ए को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कितनी सच्चाई कि पार्ट ए को करना ही चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए? सर वो तो डिपेंड करता है कि, तो उसको पार्ट ए नहीं छोड़ना है, पार्ट ए को करना चाहिए, इससे उसका रैंक में बूस्टअप हो जाएगा। बट पार्ट ए करने के लिए पार्ट सी को छोड़ देना चाहिए पहले, तो ये सही नहीं होता है, क्योंकि पार्ट सी आपको बहुत नंबर देता है। अब जब पार्ट सी को बाद में रखते हो तो पार्ट सी आपको जब बहुत नंबर दे, आप 19 20 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में से बहुत अच्छे से मतलब सिलेक्ट कर सकते हो। और 19, मेरा शायद 19 क्वेश्चन सही हुआ था, तो किसी का भी 19 से 20 क्वेश्चन सही हो जाता है, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब पार्ट ए से कुछ नंबर गेन कर पा रहे हो तो वो आपका एक्सीलरेशन है कोई गुड रैंक की तरफ। पार्ट बी और ए को आपको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पार्ट बी में सिली मिस्टेक ज्यादा होता है, क्योंकि पार्ट सी आप जब बहुत टाइम देते हो तो पार्ट बी को आपको जल्दी में करना होता है, तो सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए पार्ट बी में बहुत मतलब निगेटिव भी हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो पार्ट ए आपको उस हिसाब से करना चाहिए, और वो मैन टू मैन वेरी करता है। हाँ, तो जैसे कि पार्ट सी हमें पहले करना चाहिए, वो ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट बी और पार्ट ए की तरफ आप जंप करते हैं, लेकिन पार्ट ए को आप प्रॉपरली छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल पार्ट ए बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर लेते हो, तो 10 नंबर का बूस्टअप आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, जो कि बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपके बिल्कुल बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो आपने शायद कभी बचपन में बेसिक्स में भी पढ़े होंगे। चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितनी बार रिवीजन किया था? क्योंकि हम ये कहते हैं कि रिवीजन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चाहे कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक आप उसको कई बार रिवाइज ना कर लें, तब तक आपका कहीं ना कहीं वो कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता है। तो आप रिवीजन के बारे में, आपने कितनी बार रिवीजन किया था, आप एक बार बता देंगे? सबसे पहले तो रिवीजन का डेफिनेशन सही होना चाहिए, कि रिवीजन मतलब लोग सोचते हैं कि एक कॉपी को खोलकर बैठ गया, आप रीडिंग पढ़ना शुरू कर दिया न्यूज़पेपर की तरह, वो नहीं करना चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बैठ के, वो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है या नहीं वो एनालिसिस करना। तो मैंने वो बहुत किया था, मैंने मतलब बहुत बहुत ही प्रैक्टिस किया था। और जब आपको कोई फिजिकल का फॉर्मूला हो या कोई इनऑर्गेनिक का कोई चीज हो जो आपको ऐसे लग रहा है कि आप बार बार भूल रहे हो रिवीजन करते वक्त, तो आपको लिख कर वो चीज प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कोई केमिकल काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला हो, आपको बार बार आंखें से देख के कोई ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता है, आपको वो चीज बार बार लिख कर प्रैक्टिस करना चाहिए उस फॉर्मूला को, तब जाके आपका वो चीज अच्छे से दिमाग में रहेगा। ओके, तो रिक, जैसे आपने बताया कि रिवीजन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करना चाहिए, अगर मैं आपसे कहूँ जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और या फिजिकल किसी की भी आप रिवीजन करते हो, तो मतलब कितनी बार हम रिवीजन मतलब मिनिमम करना चाहिए? कि भाई 2 बार करनी चाहिए, 3 बार करनी चाहिए? तो क्या आपको क्या लगता है, कितनी सफिशिएंट रिवीजन होती है? सर आपको 3 to 4 टाइम्स आपको हर टॉपिक को एक बार पढ़ना चाहिए, उससे भी ज्यादा। आप जब पढ़ रहे हो, वो एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी में देखा था, आप जब कोई चीज लिख रहे हो उस चीज को नेक्स्ट दिन आप जब पढ़ाई करते हो, वो पहले दिन जो लिखे थे वो चीज आपको पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज को पढ़ो।
तो ये बहुत सफिशिएंट तरीका वो मैंने अपनाया, वो बहुत है बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। वैसे तो मैंने पहले ही नोट्स बना के रखा था, बट अभी जो मैंने दूसरा कोई चीज प्रिपेयर करता हूँ, मैं ये चीज बहुत अच्छे से मतलब ऐसे अप्लाई करता हूँ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब नोट्स बना रहे हो, आपको पहले दिन जो लिख रहे हो उसको जब नेक्स्ट दिन जब कोई दूसरा चीज लिखने जाते हो, तो पहले दिन जो लिखे थे उसको पहले पढ़ना है। अब तब जाके आपको नया चीज लिखना है। अब उसके बाद दिन जब अब जब नया चीज लिखने जा रहे हो, अब 2 दिन में जो लिखे थे वो फिर से पढ़ना है। ऐसे करते करते आपका 40 बार 50 बार रिविजन हो जाता है। और इससे ज्यादा कोई बेनिफिशियल कुछ हो नहीं सकता मेरे अकॉर्डिंग, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जैसे कि भाई आप रिक ने आपको ये बताया कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जितना चीज पढ़ रहे हैं उनको नोट्स बनाते वक्त ही कई बार रिवाइज कर दीजिए। अगर आप कई बार उसी को रिवाइज कर देंगे तो आपको लास्ट टाइम पे शायद इतनी बार जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा ही नया लगे। आप जब शुरू से पढ़ते चल जाते हैं तो वो रिवीजन होते होते आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी में बैठ जाती है बातें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रिवीजन तो एक बार को हो जाती है, उसके बाद जब हम शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो क्या शॉर्ट नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्या वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए हेल्पफुल होते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स की जरूरत इतनी ज्यादा होती नहीं है? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली होता है सर। एक्चुअली आप पहले तो हर चीज को तैयारी करते हो। आप वो तैयारी पूरा करने के बाद आप जब पूरा लॉन्ग नोट्स रिवीजन करते हो, उसके बाद आप जब एग्जाम का टाइम आता है, तब उसको आपको इतना टाइम नहीं रहता है कि आप पूरा नोट्स बैठ खोल कर पढ़े। तो उस टाइम आपको बहुत हेल्प करते हैं ये शॉर्ट नोट्स। क्योंकि आप जब जस्ट कुछ ही पेज पढ़ के आप 15-20 मिनट में, 15-20 मिनट नहीं मतलब 1 1.5 घंटे 2 घंटे में आप पूरा कोई चीज आप रिवीजन कर सकते हो, कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखकर। तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है उस टाइम आपको हेल्प करने में, टाइम मैनेज करने में। क्योंकि आप उस टाइम कौन सी बुक में आप क्या लिखे हो ये सब खोलकर नहीं बैठ सकते। तो आपको उस टाइम शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करता है। और आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम। बार बार एक दिन पे कम से कम आपको 2 बार, एक बार आपको हर दिन ये शॉर्ट नोट्स खोलकर देखना है। जैसे आप डेली वर्क करते हो, ये अपना डेली वर्क हो जाता है एग्जाम से पहले। ओके, तो रिक मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं उसके जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो पार्ट ए, बी और सी इसमें कितना टाइम हमें देना चाहिए? एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए इसके लिए? एक्चुअली तो अभी पैटर्न चेंज हो गया। पहले तो कुछ अलग था। पहले तो एक आइडियल टाइम, वैसे मैंने भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी देखता था कि सब लोग बोलते थे कि आप कम से कम 1.5 घंटे दो पार्ट सी को, उसके बाद 1 घंटे दो पार्ट बी को, और फिर से 30 मिनट दो आपका पार्ट ए को। तो अभी ऐसा नहीं चलता है। क्योंकि अभी हर बार क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। वैसे आपको एग्जाम देते वक्त आपको पता लगना चाहिए कि ये एग्जाम इतना लेंदी है या नहीं। वैसे आपको पार्ट सी में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 2 घंटे आप दे सकते हैं पार्ट सी में, लेंदी पेपर हो तो। और जितना लेंदी ना हो तो आप 1.5 घंटे में पार्ट सी को करके पार्ट बी में की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि पार्ट बी आपको होता है छोटा क्वेश्चन, बट उसको सिली मिस्टेक के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के करना होता है। और पार्ट ए के लिए कम से कम 30 मिनट आपको रखना चाहिए, या 15 से 30 मिनट। तो जैसे कि आपने सुना रिक के अकॉर्डिंग जो है 2 घंटे मेरे ख्याल से मैक्सिमम बता रहे हैं, पर मैं अपनी तरफ से अगर कुछ चीज़ ऐड करूं तो 1 घंटा 50 मिनट आई थिंक मैक्सिमम टाइम आपको देना चाहिए। क्योंकि पार्ट सी के बाद आपको पार्ट बी भी जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट होता है, आपका कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है पार्ट बी होता है। क्योंकि आप केमिस्ट्री अगर पढ़ के जा रहे हैं तो पार्ट बी ही आपके लिए बचता है। तो पार्ट सी और पार्ट बी को अगर आप 2.5 घंटे या फिर पौने 3 घंटे तक अगर आप कर लेते हो तो एटलीस्ट आप पार्ट ए को देख सकते हो एक बार। 15 मिनट तो मैं एटलीस्ट पार्ट ए को देना ही चाहिए अगर आप कुछ भी पार्ट ए के बारे में नहीं पढ़ के जा रहे हो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप 5 क्वेश्चंस तो इजीली वहां से निकाल सकते हो। तो जैसे कि एक आपने बताया कि आपका जैसे एग्जाम बहुत अच्छा हुआ इस बार, AR 36 आना भाई अपने में एक बड़ी बात होती है, ऐसे छोटी बात तो होती नहीं है। थैंक यू सर। और तो जो बच्चे जैसे कि मार्क, जैसे कि आप भी लास्ट टाइम पे रहे थे, तो उनके लिए क्या एडवाइस होनी चाहिए कि जैसे उनका मार्जिन पे रह गया है तो वो क्या करें अब अगली बार कि उनका एग्जाम जो है उससे बेटर हो सके या फिर वो भी आपकी तरह ही रैंक ला सके या फिर उससे भी बेटर कर सके? तो आप क्या हाँ, एडवाइस देना चाहेंगे उनके साथ? मैं ओके। सिर्फ एक ही बातों में काम किया, हारना नहीं है। क्योंकि आपका मोटिव है पीएचडी में एनरोल होना, या पीएचडी में नहीं, चलिए छोड़िए, कि कोई अच्छा रैंक लाना, कोई अच्छे से जीआरएफ क्वालिफाई करना, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई दूसरा एग्जाम हो उसके लिए आपको एलिजिबल कर सके। तो इसके लिए आपको नेट चाहिए ही होंगे। तो आपका गोल पता होना चाहिए आपके पहले। आप है आपका गोल कोई दूसरे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाना या कोई एसएससी का एग्जाम देना, आप पढ़े हैं नेट के पीछे, तो ये आपका गोल नहीं है। और आपका गोल है पीएचडी के करना, तो आज नहीं होगा तो कल आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो ये इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, मेरा भी 5th अटेम्प्ट लग गया ये क्वालिफाई करने में।
पिछले बार मेरा भी बहुत कम मार्क्स से रह गया था, बट मैंने हाल नहीं छोड़ा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको, मुझे पता था कि ये एग्जाम मुझे क्लियर करना ही है, तो इसीलिए मैंने इस एग्जाम के ऊपर पूरा अपना कंसिस्टेंसी रखा। तो इसीलिए हो गया। आप भी रखेंगे तो आपका भी हो जाएगा, बहुत अच्छे रैंक से होगा। जैसे कि हम यहाँ पर सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी तरह के सोशल मीडिया से ऐप होते हैं जो, तो क्या ये स्टूडेंट लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस करते हैं? क्या आपने इस चीज़ को कभी अवॉइड किया था अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, या फिर इसके साथ भी इस चीज़ को चलाया जा सकता है? तो आपके क्या व्यूज हैं इस चीज़ पे? नहीं सर, मैं इस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा कि ये यूज करना, क्योंकि ये डिमोटिवेशन की काम होता है। हाँ, ये एग्जाम के लिए सिर्फ नहीं, आपका डिसिप्लिन लाइफ के लिए भी बहुत डिमोटिवेटेड होता है। तो मैंने तो ये इस चीज को फॉलो नहीं ओके। करता हूँ। मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं हूँ, मैं अपना चीजों के लिए एक्टिव हूँ। तो मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ कि अभी आपका ओके। हर चीज में, आपका कोई भी एग्जाम हो या कोई आपका कोई दूसरा गोल हो, इस चीज को आपको डिमोटिवेट करता ही है। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब ये सोशल मीडिया आपका डिस्ट्रैक्शन का एक जरिया रहता ही है, आप प्रिपरेशन चाहे हाँ कुछ हाँ भी सर। चीज़ की कर रहे हो। हाँ ओके। सर। ठीक है, तो मैं आपसे अब लास्ट क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा कि आपका जेआरएफ के बाद अब क्या गोल है? मतलब आप पीएचडी करना चाहोगे या फिर गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहे हैं? मतलब क्या गोल है आपका? सर एक्चुअली अभी तो पीएचडी में ज्वाइन करना ही है अभी। इतना अच्छा रैंक निकाला और एक लैब में भी हो, तो मुझे पीएचडी तो करना ही है। और उसके साथ साथ जो केमिस्ट्री का जो रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब होता है, उसको भी अच्छे से देना है। ओके, तो आपने जैसे मुझे बताया था कि प्रोजेक्ट में आप हैं ही, तो मतलब आप कहीं ना कहीं वहीं से ही पीएचडी अब अपना कंटिन्यू करेंगे, तो आपका तो पीएचडी का ही हाँ गोल सर। है शुरू से ही। हाँ। ओके। तो बहुत अच्छा लगा भी आपसे बात करके, एंड थैंक आई यू एम सर। वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपसे तो मेरी बात होती रहती थी काफ़ी टाइम से। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई जब आपका एग्ज़ाम हुआ। तो चलिए, तो अब मैं यहाँ पर मुझे पता आपसे है सर। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर अब लास्ट बात यही पूछूंगा कि अगर आप मोटिवेट करना चाहें, लास्ट एक मोटिवेशन देना चाहें बच्चों के लिए जो अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं, या फिर जिनका एग्जाम अभी नहीं निकला, वो अगली बार क्या करें, कि आप उसके लिए क्या बोलेंगे उनको, क्या करना चाहिए उनको? और उनको सबसे पहले अपने कमियों के ऊपर काम करनी चाहिए। जिस जगह पे आपका बहुत अच्छे स्ट्रांग है, उस जगह पर ज्यादा काम मत कीजिए। जो चीज आपका सबसे ज्यादा वीक है और वो आपके एग्जाम में बहुत जरूरत है, तो उसको अच्छे से करनी चाहिए। तो अपने कमियों के ऊपर काम कीजिए और कंसिस्टेंसी रखिए, भरोसा रखिए कि अपने खुद के ऊपर, कोई दूसरे के ऊपर नहीं, अपने खुद के ऊपर भरोसा रखिए। क्योंकि आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे तो आपका एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा, चाहे आप 50 अटेम्प्ट दे दे। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना और अच्छे अटेम्प्ट के और अच्छे तैयारी के साथ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा रिक आपसे मिलके। तो विज्ञान थैंक यू वृक्ष की सर। पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके फ्यूचर के लिए और आपकी लाइफ के लिए भी। आई होप आप बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। तो आज थैंक का यू सर। इंटरव्यू हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो ठीक है भाई, तो धन्यवाद सारे व्यूअर्स को, और जुड़े रहिए विज्ञान विश के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी ऐसे आपके साथ अभी इंटरव्यू शेयर होने वाले हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग टॉपर्स आपको अलग अलग चीज़ें बताने वाले हैं किस तरीके से आप इस चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय।